Good morning, friends. Now, this video is about my triber, जिसका 1 साल हो चुका है एंड सेकेंड सर्विस भी रिसेंटली हुआ. सो आई थॉट क्यों ना एक ओनरशिप एक्सपीरियंस 1 साल में कैसा रहा वो शेयर किया जाए आप लोगों के साथ. सो देखिए ये ट्राइबर जो मेरा है ये एक्चुअली AMT है. सो द होल रिव्यू पॉइंट विल बी ऑन AMT ओनली. मैं मैनुअल पे फोकस नहीं करूँगा बिकॉज मैं मैनुअल ट्राइबर चलाया नहीं है अभी तक. नाउ सो फार विथ ट्राइबर एंड विथ रेनो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. नाउ क्यों रहा है विल गो पॉइंट बाय पॉइंट. नाउ फर्स्ट मैं बोलता हूँ ये जो सर्विस है आपका ट्राइबर का फर्स्ट सर्विस होता है 2000 किलोमीटर में. नाउ 2000 किलोमीटर में वो जो फर्स्ट सर्विस है इट इज़ एक्चुअली चेकिंग वेदर देयर इज़ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और कुछ अगर कोई छोटा मोटा कंप्लेन है वो ठीक किया जाता है, या नहीं तो मोस्टली जो होता है कि आपका कार का वॉशिंग होता है, वॉशिंग होके आपको दे दिया जाता है एंड उसमें कोई ऑयल चेंज नहीं, कुछ भी नहीं. सो दैट कम्स इन 2000 किलोमीटर्स. सेकेंड सर्विस जो है वो आता है आपका 10,000 किलोमीटर्स में. सो सिमिलरली आफ्टर दैट एवरी 10,000 किलोमीटर्स आपका ट्राइबर को सर्विस करवाना पड़ता है. ना ये जो सेकेंड सर्विस है इसमें आपका एक्चुअल इंजन ऑयल चेंज होता है, फिर आपका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, देन आपका व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो होता है. एंड वो एक्चुअली ए जेन्युइन सर्विस जिसको बोलते हैं वो होता है. ना इसमें मेरा ये 1 साल में जैसे मैं बोल रहा था कि मेरा तो कोई इशू लगा नहीं है ट्राइबर में. नाउ ये इशू अगर आप बाकी वीडियोस देखेंगे, देयर आर मेनी वीडियोस जिसमें लोग बोलते हैं कि ट्राइबर का ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. ना उसमें देखिए ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका नीड्स क्या है, वो पहले समझना पड़ेगा. बिकॉज वेन एवर यू आर परचेजिंग ए कार, ये आपका जो नीड्स है उसके बेसिस के ऊपर आपको कार खरीदना चाहिए, नॉट ऑन व्हाट पीपल आर सेइंग. सो से फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट कार वाज हुंडई सेंट्रो. उसके बाद मेरा कार था एक यूज्ड मारुति S3. देन उसके बाद आया मेरा टाटा मांजा जो डीजल वेरिएंट था. एंड फोर्थ इज़ माय ट्राइबर. ना ये अगर आप देखोगे ना, कोई भी गाड़ी में मैंने मतलब कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो मैंने रिपीट नहीं किया है. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं उस मैन्युफैक्चरर से खुश नहीं हूँ या कार का परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ. मैं इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरा नीड्स जो है वो चेंज होते रहा है विथ अलॉन्ग विद द ईयर्स. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल माय लास्ट कार, ये जो मैं टाटा मांजा बोल रहा था, टाटा मांजा मैंने डीजल वेरिएंट इसलिए लिया था क्योंकि मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा था उस टाइम. तो ईच डे से प्रोबेबली 85 किलोमीटर्स टू 90 किलोमीटर्स मेरा रनिंग था, तो इसलिए मैंने डीजल लिया ना. अभी मेरा रनिंग कम हो चुका है. सेकेंडली अभी मेरा हाईवेज में जाना तो है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सिटी ड्राइविंग है. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कार जहाँ पे इजी हो, कंफर्टेबल ड्राइविंग हो, इसलिए मैंने AMT लिया. शुरू में जब ट्राइबर निकला था तब AMT वर्जन तो नहीं था 1 साल के लिए, लेकिन अदरवाइज इट वाज फिटिंग विद इन माई बजट. मेरा बजट हमेशा 10 लाख से नीचे रहा है अभी तक के लिए, तो ये फिट हो रहा था उसमें. सेकेंड मेरा फैमिली जो है वो 7 मेंबर का फैमिली नहीं है. जो लोग यूजुअली बोलते हैं ना ट्राइबर 7 लोगों के लिए है इसलिए ट्राइबर लोग खरीदते हैं, नहीं. मेरा जो फैमिली है वो एक्चुअली 3 मेंबर की फैमिली है.
एंड ऑल थ्री में मेरा बेटा जो है वो भी अभी एडल्ट हो चुका है. सो दैट मीन्स वी आर बेसिकली 3 एडल्ट्स. एंड मेरा 2 डॉग है, 2 ही लैब्राडोर है. सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उसका साइज भी काफ़ी बड़ा है. ना मैं ऐसे एक कार ढूंढ रहा था जिसमें ये दोनों के दोनों आ सके, बिकॉज हम लोग हाईवेज में कभी भी जाते हैं तो इन लोग को लेके जाते थे ना. मांझा में ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि पीछे की सीट में अगर 2 लैब्राडोर्स बैठते तो और एक पर्सन को बैठने में प्रॉब्लम होता था. तो नाउ ट्राइबर में द मेजर एडवांटेज इज दैट, जो आपको भी पता है बट फिर भी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग में रिपीट करूँगा कि ये जो पीछे का जो सीट है, एक्सट्रीम बैक जो सीट है, ये आप रिमूव कर सकते हो. नाउ ये रिमूव तो आप मान लो एक्सयूवी में भी, एक्सयूवी 500 में भी रिमूव कर सकते हो, आप इनोवा में रिमूव कर सकते हो, फिर आपका आर्टिगा में भी रिमूव कर सकते हो. तो ट्राइबर में क्या मतलब उसमें क्या ज़्यादा आपको मिल रहा है ना. ओनली एडवांटेज इज ये जो रिमूव करने वाला फीचर जो है ये आप खुद ही रिमूव कर सकते हो, आपको मैकेनिक के जाने के पास ज़रूरत नहीं है. तो क्या होता है कि आप बाकी जो गाड़ी है उसमें आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा वो सीट रिमूव करने के लिए. तो मेरा एक वो एडवांटेज देखा ट्राइबर में कि मैं कभी भी चाहूँ या कभी भी मुझे एक्स्ट्रा लगेज स्पेस चाहिए, या आप मान लीजिए दोनों डॉग को लेके जाना है तो मैं इजीली ये सीट उठा के घर में रख सकता हूँ. वो है एक मेजर एडवांटेज ऑफ ट्राइबर. सेकेंड मेजर एडवांटेज जो मुझे लगा था कि देखिए ये सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो के लिए आपका सेपरेट एसी वेंट है, थर्ड रो के लिए एक सेपरेट एसी वेंट है, एंड सेकेंड एंड थर्ड रो दोनों को कंबाइन करके एक इंडिविजुअल एसी यूनिट है. तो अभी ये मैं इसलिए इतना फोर्सिबली बोल रहा हूँ बिकॉज आप अगर मान लीजिए इसमें जाते हैं आपका आर्टिगा में जो रूफ के ऊपर जो एसी वेंट्स है वो एक्चुअली एसी नहीं है, वो एक्चुअली ब्लोअर है. जो सामने का जो एसी का जो हवा है वो खींच के पीछे की तरफ लोगों जो है बैठे हैं उसके ऊपर जाते हैं. बट हियर इन ट्राइबर इट्स अ सेपरेट एसी ऑल टुगेदर. तो इसमें आपको मेजर एडवांटेज ये मिलता है कि आपका जो कार का कूलिंग है बहुत फास्ट होता है बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट एसी दैट इज़ रनिंग. एंड ऑल्सो सिंस मैं जब भी हाईवे में जाता हूँ, मेरा ये ट्राइबर लेके हाईवेज में द मेजर हाईवे दैट आई वेंट वाज फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता एंड बैक, and that was crossing many cities like for example विशाखापट्टनम था, देन हैदराबाद था. तो ये रूट से अगर आप मुंबई से कलकत्ता जाते हो तो देन ये 3 दिन लगता है एंड ईच डे यू हैव टू कवर अराउंड 750 किलोमीटर्स. तो नाउ अगर आपको 750 किलोमीटर ट्रैवल करना है एक दिन में तो देन मेजर इम्पोर्टेंट थिंग इज कंफर्ट. एंड जो वो पीछे जो डॉग्स बैठे हैं एंड मिडिल सीट पे जो भी कोई बैठा है उसको प्रॉपर एसी की हवा प्रॉपरली आ रहा है. तो अभी मिड डे में मान लीजिए जब आपका आफ्टरनून में आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हाईवे में मुझे अगर माइलेज की बात करूँ तो मुझे मिला था आई थिंक अराउंड 18.4. एंड सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मेरा अराउंड 12.5 मिलता है. नॉर्मल अगर बम्पर टू बम्पर नहीं है तो मुझे 13 to 13.5 किलोमीटर्स पर लीटर मिलता है. तो ये मेरा सेकेंड रीज़न है ट्राइबल लेने का. तो नाउ व्हेन ये AMT वर्जन निकला लास्ट ईयर तो मैंने देखा कि मेरा जो भी रिक्वायरमेंट्स है ये सब मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने ट्राइबल लिया था. क्योंकि देखिए आप अगर एक टेस्ट ड्राइव लेते हो कोई भी गाड़ी का
15 मिनट 20 मिनट आप ट्रैवल करोगे उसमें। तो आप साहब ये बताइए मुझे, 15-20 मिनट में आपको कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी एक्चुअली अगर आपके काम का है या नहीं है। तो पहले मैं तो बोलूँगा, अगर आप ये गाड़ी कोई भी गाड़ी लेते हो, ड्राइवर नहीं कोई भी गाड़ी लो, उसको पहले आप देख लो कि आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ यहाँ पे जैसे ये लोग बोलते हैं कि ड्राइवर इज़ अ 7 सीटर, इतना कम प्राइस में आपको 7 सीटर्स मिल रहा है। तो देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि 7 सीटर में ड्राइवर अच्छा परफॉर्म करता है या बुरा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो हाईवे ट्रैवल है, जिसमें आपका घाट्स भी है, जिसके आपका थोड़ा आई वुड से लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग है, जहाँ पे आपका नॉर्मल प्लेन रोड्स नहीं है, मेटल रोड्स नहीं है, वो भी हुआ था। एंड एज आई सेड वी आर 3 एडल्ट्स, देन आपका 2 डॉग है, लागेज अच्छा खासा है। तो ये मिला के more or less I would say it is close to the weight of 7% sitting in the car। तो ये लेके जब मैंने चलाया तो अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो अगर आप घाट्स में चलाओ या अगर आप प्लेन रूट्स में चलाओ। एंड देखिए साहब, ये तो स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, तो अगर आप पिकअप की बात करोगे तो ऐसा नहीं कि आप एक्सीलरेटर को प्रेस करोगे एंड वो गाड़ी भागना स्टार्ट कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट आई वुड से इट इज़ ए क्वाइट डिसेंट कार। आप अगर सॉफ्ट टच में गाड़ी चलाओगे तो कोई इशू नहीं है, पिकअप जो है वो सफिशिएंट है। And though it is a 1 liter, though it's a 1000 cc engine, but still I would say कि इसका जो पुल है सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है आपका। एंड आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो। ये जो ये कार अगेन डजंट फॉल इनटू द एसयूवी सेगमेंट, तो इसलिए ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी अगर मैं बात करूँगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप एकदम मतलब टोटली स्नो के ऊपर चलाओगे या ऐसे चलाओगे एंड आप एक्सपेक्ट करोगे कि ड्राइवर फंक्शन करेगा, वो शायद नहीं कर सकता, बिकॉज ये गाड़ी उसके लिए नहीं है। तो एंड ये हो गया आपका रनिंग का। रनिंग में मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं है एंड आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विथ इट। सेकेंड आता हूँ मैं सर्विस में। तो सर्विस में ये काफ़ी लोग मुझे ये पूछा है कि सर्विस कैसा है, डीलर नेटवर्क कैसा है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि डीलर नेटवर्क अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है, ऑब्वियसली, क्योंकि मारुति का जो डीलर नेटवर्क है वो सभी जानते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट इन इंडिया। तो लेकिन इसका जो है काफ़ी है आई वुड से। एंड ये जो सर्विस सेंटर है वो एकदम मेरे घर के नज़दीक है, तो मैं वहाँ से सर्विसिंग करता हूँ। एंड मैं ये बोलूँगा कि ये जब भी मैंने हुंडई सैंट्रो जो थी मेरा, उसको अगर सर्विसिंग जब मैंने किया था, उसको सर्विस के हो जाने के बाद ही आपको एक फॉर्म दिया जाता था यूजुअली। अभी पता नहीं कैसे होता है, बट उस टाइम में तो वैसे ही होता था कि एक फॉर्म दिया जाता था एंड आप उसमें सेटिस्फाइड लिख के छोड़ दो एंड दैट्स ऑल। मेरा मांजा का भी वही था। नाउ ये रेनो का जो सर्विस है वो एक्चुअली ऐसा होता है कि पहले तो मैं यूजुअली ड्राइवर मंगवाता हूँ, मैं खुद नहीं जाता हूँ सर्विस सेंटर में, बिकॉज वो सर्विस सेंटर ऐसे एक लोकेशन में है, वहाँ से वापस आने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि और कोई व्हीकल नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने यूजुअली ड्राइवर बुलाता था। तो नाउ ये ईच सर्विस के बाद आपके पास एक फ़ोन आता है फ्रॉम द डीलर वर्कशॉप, जहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि जो भी आपका पॉइंट्स, जो भी आपका प्रॉब्लम्स था वो
एड्रेस किया गया है या नहीं, एंड जो भी आपको मतलब जो भी काम करवाना था वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेदर यू आर प्रॉपरली सेटिस्फाइड विद द सर्विस और नॉट। तो ये हमेशा ये 2 सर्विस हो चुका है मेरा, एंड इसमें दोनों बार ही मेरे पास फ़ोन आया। एंड इसके मान लीजिए 10 दिन के बाद रेनो से फ़ोन आता है फिर से, और उसमें ये आपको पूछा जाता है कि सो एंड सो डीलर के पास से आपने गाड़ी सर्विस किया है। सो again those same questions, whether you are satisfied, whether you are, is there any complaint from your side, कुछ अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कहाँ कौन सा एरियाज में they can improve, so on and so forth. So this shows that your car is under proper care. ऐसा नहीं कि भाई मैंने सर्विसिंग में दे दिया, आ गया, अभी क्या हुआ पता नहीं, फिर लोगों के पास जाके कंप्लेन करो, ऐसा नहीं है। एंड ये जो डीलर है मेरा, आई एम होपिंग दैट वो सभी डीलर्स में होगा कि उसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज भी आता है सर्विस हो जाने के बाद ही, जहाँ पे आपका 3 नंबर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट एस्केलेशन है, सेकेंड एस्केलेशन नंबर है, थर्ड एस्केलेशन नंबर है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आफ्टर सर्विस अगर आप फेस करते हो, तो it gives you a sense of feeling that it will be properly looked after. तो इसीलिए मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि सर्विस के मामले में भी आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद रेनो, because and moreover since ये डीलर के रेटिंग के बाद आपका रेनो से भी फ़ोन आता है, so then you feel nice also, you know। तो उसको आपको लगता है कि हाँ भाई ये जहाँ पे मैंने गाड़ी दिया था, तो लोग भी मेरे फीलिंग्स को सीरियसली लेते हैं, एंड दे आर ईगर टू नो वेदर आई एम whether they are able to satisfy my needs or not. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक नाउअडेज। तो ये हो गया आपका सर्विस के मामले में। तो सर्विस के मामले में भी मैं देन अगेन मैं बोलूँगा कि आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। एंड जैसे मैंने बोला था कि देखिए मैं गाड़ी खरीदने से पहले, कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले मेरा जो पॉइंट्स है मैं वो लिख लेता हूँ कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मेरा बजट क्या है, एंड देन उसके बाद मैं रिव्यू देखता हूँ, एंड उसके बाद मैं यूजुअली एक टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, एंड जो भी मेरा छोटा मोटा जो भी है मैं उसमें जान लेता हूँ कि ठीक है ये मोरलेस ओके होना चाहिए। बिकॉज देखिए आपको तो टेस्ट ड्राइव से पहले थ्रू द वीडियोस, इतना वीडियोस है आपके गाड़ी के मामले में, कोई भी गाड़ी आप ले लीजिए आज के दिन में, आपको पता चल ही जाता है कि आपको क्या एग्जैक्टली मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। सो देन आई थिंक अगर आप ऐसे जाओगे तो आप कोई भी गाड़ी खरीद लो तो इसमें आप अनसेटिस्फैक्शन आने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है ना। कैसे आएगा फिर आपके पास? अगर आप लॉजिकली जाओगे तो कोई आने की कोई सवाल ही नहीं, बिकॉज ये आपका एक नॉर्मल लोगों के लिए आपका एक तो होता है बजट, सेकंड होता है जो जो आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, थर्ड होता है आपका सर्विस जो है, सर्विस प्रॉपरली आपको मिलता है कि नहीं, एंड फोर्थ आता है आपका रनिंग कॉस्ट। नाउ रनिंग कॉस्ट के मामले में देखिए ये जो सेकेंड सर्विस मेरा हुआ था, अभी ये यूजुअली लोग बोलते हैं कि ड्राइवर का फर्स्ट जो 3 सर्विसेज है वो फ्री है। नाउ फ्री मतलब आपका लेबर ओनली फ्री है, कंज्यूमेबल्स फ्री नहीं है। तो अभी फर्स्ट सर्विस में तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, तो इसलिए फर्स्ट सर्विस में तो वैसे भी फ्री होना है, बिकॉज उसमें कंज्यूमेबल्स का तो बात ही नहीं आ रहा है कुछ। नाउ सेकेंड सर्विस में मेरे जो बिल मैंने देखा था, मेरे बिल में आया था अराउंड 5,800 रुपीज़। नाउ ये 5,800 रुपीज़ भी मुझे पे नहीं करना पड़ा एक्चुअली। नाउ क्यों नहीं करना पड़ा मैं बाद में बताता हूँ। नाउ ये 5,800 आपका मान लीजिए 6,000 ही पकड़ लीजिए,
ये आया आपका सेकेंड सर्विस का कॉस्ट। नाउ इसमें टेकिंग इनटू अकाउंट कि मैंने उसमें व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करवाया था, तो वो ऑप्शनल है, वो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये जो आपका इनवॉइस कॉपी है सेकेंड सर्विस का एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो मुझे मिला है, वो आपको मैं एक स्क्रीनशॉट बना के दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें एक्चुअली क्या क्या हुआ है गाड़ी के सर्विस में एंड क्या कॉस्ट है, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको सेकेंड सर्विस में कितना खर्चा आ सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मुझे ये 5800 जो है अप्रॉक्स, ये भी मुझे क्यों नहीं देने पड़ा, बिकॉज देखिए ये जो गाड़ी है मेरा ट्राइबर, ये मैंने लोन पे लिया था। नाउ ये लोन पे जब भी आप लेते हो तो इसमें आपका 2 टाइप्स ऑफ लोन होता है ना। एक होता है आप एक शोरूम के ऊपर ले सकते हो, या आप ऑन रोड प्राइस के ऊपर ले सकते हो। ऑन रोड जो भी टोटल जो आपका इनवॉइस अमाउंट आता है उसके ऊपर भी ले सकते हो ना। मैंने क्या किया, मैंने 2 एक्स्ट्रा चीज़ लिया था। एक था कि आपका एक्सटेंडेड वारंटी। ना एक्सटेंडेड वारंटी 1 साल के लिए मैंने लिया है एक्चुअली। तो दैट इज़ बेसिकली आपका गाड़ी के साथ 2 साल की वारंटी या 50,000 किलोमीटर्स विच एवर इज अर्लियर वो होता है। तो ये मतलब आपका 1 साल और भी बढ़ गया, 1 साल एंड 10,000 किलोमीटर्स विच एवर इज अर्लियर। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी मैंने लिया एक। सेकेंड एक चीज़ मैंने लिया दैट इज़ रेनो इजी केयर प्रोग्राम। ना इजी केयर प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, अगेन मैं ये जो भी क्या क्या इंक्लूडेड है रेनो इजी केयर प्रोग्राम में, वो भी वीडियो के एंड में मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या क्या कवर्ड है ना। उसमें एक्चुअली ये जो इजी केयर प्रोग्राम है, इसमें आपका जो कंज्यूमेबल्स है वो कवर होता है ना। ये इजी केयर प्रोग्राम जो है ये मेरा आफ्टर टैक्स, मतलब विदाउट टैक्स 8,200 समथिंग कुछ पड़ रहा था, विद टैक्स 10,000 पड़ा। नाउ ये जो फर्स्ट सर्विस है जो मैंने बोला 5,800 विदाउट टैक्स आ रहा है, तो विद टैक्स आपको आएगा शायद 6,100 या 6,000 रुपीज़। तो ये मेरा 3 सर्विस जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है इजी केयर प्रोग्राम के अंदर। सो दैट मीन्स मेरा ये जो 3 सर्विस है इसके लिए मुझे कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। नाउ अगर आप बोलोगे कि इसमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है, देखिए फर्स्ट सर्विस जो है वो तो फ्री है, ठीक है, वो आप निकाल दीजिए इसमें से। सेकेंड सर्विस में जैसे मैंने बोला 6,000 आपको खर्चा पड़ रहा है या 5,800 पड़ रहा है। नाउ देन आई कैन एज्यूम कि आपका जो थर्ड सर्विस है वो भी आपका करीब 6,000 करीब पड़ेगा, तो आपका मोटा मोटा आ रहा है 12,000 करीब, राइट। अभी ये जब ये इजी केयर प्रोग्राम में गाड़ी खरीदने के टाइम में जब जैसे मैंने लिया, तो ये क्या हुआ कि ये आपका लोन के अंदर ही आ गया। तो एक्चुअली यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग अप फ्रंट, पे तो आप कर रहे हो, लेकिन वो क्या हो रहा है कि 12,000 जो है, मतलब 10,000 जो है वो आपका लोन अमाउंट में ऐड हो गया। तो बेसिकली वो अगर लोन अमाउंट अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा 10,000 में, लेकिन आपको एडवांटेज ये मिलता है कि ये जो सर्विस जो होगा अभी 3 सर्विसेज जो होने वाला है, इसके लिए आपको कोई कुछ पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो इट इज़ ऑल कवर्ड इन दैट। सो आपको अगर ठीक लगे, मुझे तो ठीक लगा था, इसलिए मैंने ये इजी केयर प्रोग्राम लिया था। एंड एक्सटेंडेड वारंटी इसलिए लिया था कि पता नहीं कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको शायद 8,000 रुपीज़ लगेगा एक्स्ट्रा। तो ये जो 18,000 रुपीज़ है, आई थिंक इट इज़ मुझे तो लगा कि ये 8,000 रुपीज़ एक्चुअली ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होगा अगर मैंने लिया तो। एंड वो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको पॉकेट में स्ट्रेन आ जाए।
लेकिन अगर आप लेते हो तो ये सारा बेनिफिट्स मिलता है। तो अगेन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग मैं ये बोलूँगा कि वीडियो के एंड में कि आपका जो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो है कितना हुआ मैं वो शेयर करूँगा। देन आपका इजी केयर प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड है, टोटल प्राइस कितना पड़ा वो मैं शेयर करूँगा। सेकेंड सर्विस का जो इनवॉइस कॉपी है वो भी मैं शेयर करूँगा, सो दैट यू पीपल गेट एन आइडिया ऑफ इट। एंड या तो आई थिंक ओवरऑल अगेन कमिंग बैक टू ओनरशिप एक्सपीरियंस, आई वुड से कि ड्राइवर से मेरा अभी तक का जो सफ़र है, आप डीलर के इंटरेक्शन से स्टार्टिंग से लेके मतलब जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हो, डीलर से इंटरेक्ट करते हो, देन ये जो आपका लोन फॉर्मेलिटीज़ है, देन आपका टेस्ट ड्राइव लेते हो, देन उसके बाद आप गाड़ी चलाते हो, देन उसके बाद सर्विसिंग पे देते हो। सो ये जो क्यूमुलेटिव जो एक्सपीरियंस है अभी तक के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, कोई इशू नहीं है। और हाँ, एज फार एज द डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं एक टेबल भी शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग द टैक्स कंपोनेंट। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उसमें जो टैक्स आप जो ये 15 साल के लिए टैक्स भरते हो वो कितना होता है यूजुअली अकॉर्डिंग टू आपका गाड़ी का इंजन का पावर कितना है, देन आपका गाड़ी का साइज़ कितना है, सब लेके आपका एक नॉर्मल छोटा सा टेबल है जो मैं शेयर करूँगा। तो जिसमें आपको पता लगेगा कि देखिए मैं जैसे मैंने बोला कि ड्राइवर इनिशियली जब लॉन्च हुआ था इंडिया में तब मुझे अच्छा लगा था बिकॉज इट वाज विद इन माई बजट, लेकिन वो AMT वर्जन तो ऑटोमेटिक तो नहीं था, तो इसलिए मैंने 1 साल रुका बिकॉज तभी लोग बोल रहे थे एंड रेनो भी बोला था मुझे कि 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिक वेरिएंट भी लॉन्च करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 साल वेट कर लेते हैं। बट ये 1 साल में मैंने आर्टिगा भी ट्राई किया था एंड अगेन मारुति का जो XL6 है वो भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था। एंड ओवरऑल मैं तो बोलूँगा मैं उसमें भी सेटिस्फाइड रहा बिकॉज वो 15 मिनट का तो टेस्ट ड्राइव रहता है एंड इट वाज गुड। बिकॉज देखिए आप कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी गाड़ी आप ले लो, ड्राइवर नहीं कोई भी गाड़ी, वो एकदम से बेकार नहीं होता है कोई गाड़ी, या एकदम से अच्छा भी नहीं होता है। दिस इज़ द कोर फैक्ट बिकॉज ये हो नहीं सकता ना। एंड बेकार इसलिए नहीं होता है बिकॉज उसके अंदर ना बहुत सारा रिसर्च होता है। बिकॉज उसमें एक ये जो लोग रिव्यू करते हैं ना नॉर्मली एक 15 मिनट चलाने के बाद एक रिव्यू बना दिया मैंने कि हाँ ये गाड़ी मैंने चलाया और इसमें ये अच्छा लगा, वो बुरा लगा, ये वो इसमें ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, ये जो टायर का जो साइज़ है ये उसने कम दिया है, इसको बड़ा साइज़ देना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसको कॉन्डोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं साहब आप ये सोचिए कि जब भी कोई गाड़ी मार्केट पे आता है ना, ये गाड़ी बहुत रिसर्च के बाद आता है ऑब्वियसली। एंड ये गाड़ी जो लोग बनाते हैं ना, दे आर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ। मुझे क्या है, मैं एक सादा सीधा नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैं गाड़ी चला के मुझे लगता है कि हाँ भाई ये गाड़ी मेरे लिए अच्छा है, या गाड़ी में मेरे लिए बुरा है, लेकिन ये टायर जो इसने दिया है ये बड़ा होना चाहिए था, ये जो हेडलाइट दिया है वो उसका जो थ्रो है वो ऐसा ठीक नहीं है, या आपने जो मिरर दिया है मिरर में ये नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक अभी का जो टर्म है सभी वीडियो में देखता हूँ हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। देखिए अभी ये सब के चीज़ के ऊपर जो भी किया है ना, उसके ऊपर एक रीजनिंग ज़रूर है जो आप मैं और आप जैसे नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, हम लोग इंजीनियर्स नहीं है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए अगर आपका कोई टायर साइज़ अगर एक गाड़ी के साथ आता है
तो उसके ऊपर कोई ना कोई रीजनिंग है। आप देख के खाली बोल रहे हो कि ये ना ये छोटा लग रहा है टायर, मुझे ये बड़ा देना चाहिए था, ये आपको लग रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत रिसर्च के बाद ये पर्टिकुलर टायर के साइज दिया गया है एंड विच इज़ एब्सोल्युटली कंपेटेबल विथ योर कार। तो इसलिए आप ब्लाइंडली, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप कोई नया गाड़ी खरीद रहे हो ना, आप ब्लाइंडली वीडियो देखने के बाद उस पर मत जाओ। आप जैसे मैंने बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे किया आपको भी वैसे ही करना है, नहीं वैसा नहीं है, लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है आप पहले वो डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए आपकी नया गाड़ी से, या कोई भी गाड़ी आप खरीद रहे हो, एंड उसके ऊपर आपका बजट क्या है, एंड देन यू गो फॉर द कार। इट इज़ वेरी सिंपल। डोंट मेक अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स जो भी आपको बहुत सारा वीडियो देख के लगता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड ये जो आर्टिगा एंड ट्राइबर, ये जो लोग कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में, क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बिकॉज देखिए, इसमें इंजन एक है, नहीं है, ये 1000 सीसी का इंजन है। आपका जो आर्टिगा है, आर्टिगा में 1000 सीसी का इंजन है, नहीं ना। तो फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो? गाड़ी का जो लेंथ है, लेंथ दोनों का सेम है, नहीं, तो फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो? सिमिलरली जो लोग आर्टिगा एंड आपका ये इनोवा से कंपेयर करते, क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप बोलोगे कि हाँ दोनों ही 7 सीटर है, दैट इज द ओनली आई वुड से मैचिंग पॉइंट बिटवीन द टू, लेकिन वो छोड़ के बाकी सब कुछ अलग है। एंड इसके वजह से इसका प्राइस भी डिफरेंट है, क्योंकि भाई आपको भी तो पता है ना, आप जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा चीज़ आपको मिलने वाला है। तो अगर आप कोई बोलोगे कि ड्राइवर में जैसे ये जो बाहर का जो मिरर है, ये इंटरनली एडजस्टेबल तो होता है, लेकिन आई वुड से कि उसको ऑटोमेटिक बंद करना और खुलना भी होना चाहिए। भाई उसके लिए तो पैसा लगेगा ना। तो सभी चीज़ के लिए, जैसे ये इनसाइड का मिरर है, लोग बोलते हैं कि इसको ऑटो डिमिंग फीचर होना चाहिए, अगेन उसके लिए पैसा मिलेगा, पैसा लगेगा ना आपके लिए। तो आप देखो ये ड्राइवर का जो वैल्यू है वो कितना पैसे में आ रहा है। आप इतना पैसे में इतना ही मिलेगा आपको। अगर ये सब सारा पॉइंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मानना नहीं चाहिए, ऑफकोर्स मांगना चाहिए ना, क्यों नहीं मांगेंगे। जैसे ये जो ऑटो फोल्डिंग मिरर है बाहर का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो अगर आपको चाहिए तो आप आर्टिका ले लो, आर्टिका में आपको आता है ये वाला फीचर। तो ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर मेरा टॉप मॉडल AMT है, एंड इसको मुझे ऑन रोड पड़ा था 8,15,000। एंड यही वाला अगर मतलब मैं टॉप मॉडल आर्टिगा लेने जाऊँ तो मुझे पड़ेगा 12,50,000 प्रोबेबली AMT वेरिएंट। एंड अगर मैं XL6 लेने गया तो वो आपका 13.5 लाख में पड़ेगा। अगेन दिस इज़ नॉट अ कंपैरिजन, क्योंकि उसका प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका लेंथ ज़्यादा है, उसका इंजन मोर पावरफुल है। सिमिलरली उसका AMT वेरिएंट में 4 गियर है एंड ट्राइबर में 5 गियर्स है। तो मैं उसमें कंपैरिजन में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर ज़्यादा फीचर चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा, दैट एज सिंपल एज दैट। तो नाउ कमिंग टू माय ड्राइवर, मेरा यही पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी तक के लिए जो भी है मुझे पॉजिटिव लगा। नेगेटिव पॉइंट्स जो है उसमें अभी फोकस करते हैं। नाउ पहले एक पॉइंट मुझे लगा था कि ये जो ड्राइवर सीट है ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है। ये 1 साल की पुरानी ड्राइवर है ना, अभी की ड्राइवर में ये वाला ऑप्शन दे रहा है। सो इसलिए ये प्रॉब्लम तो अभी नहीं होना चाहिए। आपका ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टिंग है। स्टीयरिंग कंट्रोल अगर देते तो अच्छा होता, वो भी अभी दे रहा है, तो ये इशू भी सॉल्व हो गया।
तो इंजन नॉइज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी वीडियोस में देख रहा हूँ ना। इंजन नॉइज़ जो है, मैं ये मेरा AMT वेरिएंट है, तो AMT लेके मैं बात करूँगा। तो नाउ देखिए, ये इंजन नॉइज़ आपको, अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हो तो से फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट गियर में गाड़ी डाला एंड आप गियर चेंज नहीं किया, लेकिन आप एक्सीलरेटर ज़ोर से दबा रहे हो, तो आपका एक इंजन का साउंड आएगा। सो सिमिलर इज़ द केस विथ ड्राइवर ऑल्सो। नाउ ड्राइवर में ना, सिंस इट्स एन AMT वेरिएंट, इसमें आप कितना प्रेशर दे रहे हो एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर, उसके बेसिस पे वो गियर चेंज करता है। तो ये एडजस्टमेंट जो है आपका लेग और आपके ड्राइवर के एक्सीलरेटर में, वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन अगर आप आ गए ना, आ जाने के बाद आप देखोगे ये जो इंजन नॉइज़ जो लोग बोलते हैं वो नहीं होता है एक्चुअली, वो नॉर्मल है। एंड सिमिलरली और एक पॉइंट मैंने देखा काफ़ी वीडियोस में कि ये AMT वेरिएंट में डाउन शिफ्ट बहुत जल्दी होता है। अगेन ये डाउन शिफ्ट इसलिए होता है, अगेन बिकॉज ऑफ योर फुट प्रेशर ऑन द एक्सीलरेटर। बिकॉज देखिए, ये जो AMT वेरिएंट की गाड़ी जो है ना, ये खाली ड्राइवर में नहीं, बाकी सभी गाड़ी में जिसका भी AMT है, इसको सामने दिखाई नहीं देता है कि सामने क्या है क्या नहीं है। ये जांच करता है कि गियर को अप करना है या डाउन करना है ओनली बाय योर फुट का जो प्रेशर है एक्सीलरेटर के ऊपर, उसके बेसिस पे। तो ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है इसको। तो अगर आप सडनली मान लीजिए 4th गियर में गाड़ी चला रहे हो एंड सामने कुछ नहीं है, अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ दिया काफ़ी देर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो 3rd गियर में आ जाएगा, ये सोच के कि सामने कुछ ना कुछ है। तो ये ऐसे ही गाड़ी को प्रोग्राम किया गया है। एंड अगेन ये ड्राइवर में नहीं, खाली कोई भी AMT गाड़ी आप ले लो, ये सिमिलर फार्मूला फॉलो करता है। तो अगर आप ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये मुझे एक दिन में नहीं आया या 3 महीने में नहीं लगा, मुझे 4 से 5 महीने लगा ये एडजस्टमेंट आने में। ये आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको गाड़ी का कितना एक्सीलरेटर देने से आपका गियर चेंज होता है या कितना एक्सीलरेटर में आपको एक्चुअल पिकअप मिलता है, ये थोड़ा टाइम लगेगा ये एडजस्ट करने में। स्पेशली अगर आप मैनुअल, जैसे मेरे केस में, मैं पहले मैनुअल गियर का गाड़ी अभी तक चला के आया हूँ, तो अगर आप वैसे ही सेम वहाँ से आते हो तो आपको टाइम लगेगा वो एडजस्ट होने में। एंड वंस यू गेट एडजस्टेड टू इट, देन आपको दिखेगा कि ये जो इंजन नॉइज़ है, फिर आपका ये गाड़ी का और एक है कि आपका थोड़ा गियर चेंज के टाइम में रॉकिंग होता है, थोड़ा धक्का लगता है, ये सभी जो पॉइंट्स है ना, ये आपको लगेगा ही नहीं। ट्रस्ट मी, मैं 1 साल के बाद की रिव्यू में ये बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि 1 दिन के बाद बोल रहा हूँ या 3 महीने के बाद बोल रहा हूँ। एंड ये जैसे मैंने पहले भी बोला था, ड्राइवर मैंने हाईवे में चलाया, मैंने सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अभी भी चल रहा हूँ, एंड देन लिटिल बिट ऑफ रोडिंग भी किया है जहाँ पे रोड उतना अच्छा नहीं है। ऑफ रोड टर्म यूज़ करना थोड़ा शायद गलत रहेगा। ऑफ रोड मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जहाँ पे आपका मेटल रोड्स नहीं है, तो इसमें अगर आप चलाओगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम लगा नहीं मुझे। तो आई थिंक दिस इज़ एज फार एज द रिव्यू गोज़। मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स में बोल रहा था, इनवॉइस से लेके सब कुछ आप चेक कर लो उसको। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा जितना भी मेरे कैपेबिलिटी में है उसको आंसर करने के लिए। मैं अगेन बोलूँगा, मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल सादा सीधा नॉर्मल आदमी हूँ, एंड मैं उसके ऊपर से मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए।
तो अगर ये वीडियो आपको काम का लगे, अगर आपको कोई भी हेल्प हुआ तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना। तो इसमें देने से क्या होता है कि मुझे एक फीलिंग होता है कि हाँ ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने बनाया एक्चुअली ये काम का है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।